नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। व्याकरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट हिंदी पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और हिंदी पेपर 2 के हर एक टॉपिक का थ्योरी और एमसीक्यू बना हुआ है। आप इसे प्लेलिस्ट से रिवाइज कर सकते हैं। कम समय में अत्यधिक पाठ्य सामग्री आप पाना चाहते हैं तो हमारा और आपका चैनल हिंदी परख है। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना मंतव्य ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या सुझाव है आपका। फीडबैक से मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा। पहला प्रश्न है, इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। यहाँ प्रश्न है कि किस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है। सही उत्तर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य संबंध का उदाहरण है लाल टोपी। तो यहाँ देख रहे हैं लाल क्या है, यह विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। जितने रंग होते हैं वे सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। टोपी क्या है, विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यानी जो यहाँ पर टोपी जो है वह संज्ञा पद है और यहाँ पर लाल क्या है, यह विशेषण है। जहाँ पर विशेषण और विशेष यानी संज्ञा पद होता है वह कर्मधारय समास होता है। और उदाहरण लेते हैं नील गाय। तो यहाँ देख रहे हैं नील क्या है, यह विशेषण है, गाय है संज्ञा है। जहाँ विशेषण और संज्ञा पद होता है समासिक पद में वह होता है कर्मधारय समास होता है। इसके बाद समझते हैं उपमेय उपमान संबंध को। उपमेय उपमान संबंध का उदाहरण है कमल नयन। नयन यहाँ पर उपमेय है, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाए या जिसकी समानता स्थापित की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना की जाए, जिससे समानता स्थापित की जाए उसे उपमान कहते हैं। कमल यहाँ पर उपमान है और नयन यहाँ पर उपमेय है। तो उपमेय उपमान संबंध पाया जा रहा है। इसका विग्रह होगा कमल के समान नयन। इसी प्रकार उदाहरण है राजीव लोचन। राजीव यानी कमल, लोचन यानी आँख, यानी कमल के समान, राजीव के समान लोचन। देहलता, यहाँ पर देहलता में होगा, इसका विग्रह होगा देह रूपी लता। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं। कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं जिसमें एक अपादान तत्पुरुष है। तो सही उत्तर है यहाँ पदच्युत और देश निकाला। इसको विग्रह करके देखते हैं। पदच्युत यानी पद से च्युत यानी पद से मुक्त करना। देश निकाला, देश से निकाला। अपादान में क्या होता है, अलगाव होता है, यानी अलग होने का भाव होता है। देश से निकालने का भाव प्रकट हो रहा है, पद से मुक्त करने का यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये अपादान तत्पुरुष है। विग्रह करने के बाद से विभक्ति चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, एकैक में कौन सी संधि है। तो सही उत्तर है वृद्धि स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। यहाँ वृद्धि स्वर संधि कैसे पहचान करते हैं, जहाँ मध्य अक्षर में आय होता है, आय, जहाँ मध्य अक्षर में आय होता है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होता है। जैसे सदैव, तथैव। इसके बाद होता है औ होता है, जहाँ मध्य अक्षर में औ होता है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होता है। जैसे वनौषध, महौषध, महोजस्वी, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। जहाँ मध्य अक्षर में आय हो या औ हो तो वहाँ वृद्धि स्वर संधि होता है। एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, एक जोड़ एक होगा, एक जोड़ एक। नायक में कौन सी संधि है। सही उत्तर है अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि पहचान करने का एक सुंदर ट्रिक है, जहाँ मध्य अक्षर में आय हो, आय, आय, औ, और आव हो,
वहाँ अयादी स्वर संधि होता है। यहाँ पर दिया है नायक, नायक में नायक आय आ रहा है, आय, तो यहाँ पर अयादी स्वर संधि। इसका विग्रह कैसे करेंगे? यहाँ पर जो नायक लिखा हुआ है नायक, तो आय को अलग करेंगे तो आय का क्या होता है? यहाँ पर आय हो जाता है, आय का आय। और आय का क्या होता है? ए होता है। औ का ओ होता है, आव का औ होता है। तो नया का संधि विच्छेद क्या होगा? नए जोड़ अ। आपको बताया गया कि आय का यहाँ पर अय हो जाता है, अय। अगला प्रश्न है गुण संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का। तो गुण स्वर संधि का पहचान करने का ट्रिक है, जहाँ मध्य अक्षर में ए ओ अर होता है, ए ओ अर, जहाँ मध्य अक्षर में ए ओ अर होता है वहाँ गुण स्वर संधि होता है। यहाँ पर हम देखते हैं महर्षि, सही उत्तर है महर्षि। महर्षि में क्या आ रहा है? अर आ रहा है, महर्षि अर आ रहा है। इसी प्रकार राजर्षि, यहाँ भी अर है। देवर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, ये सारे गुण स्वर संधि के उदाहरण है। और मध्य अक्षर में ए कहा गया है यहाँ पर, जैसे महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, ये मध्य अक्षर में ए है। इसके बाद ओ बताया गया, महोदय, सूर्योदय, गंगोदय, ये सारे गुण स्वर संधि के उदाहरण है। और अर को बताया गया यहाँ पर महर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि। तो महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाजोड़ ऋषि। यहाँ अर का क्या होता है? अर का री हो जाता है, महाजोड़ ऋषि। संधि से संबंधित वीडियो बना हुआ है, तो संधि को 3 स्टेप में कैसे विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, बहुत सुंदर स्टेप बताया गया है, ट्रिक बताया गया है, आप उसे देख सकते हैं 3 स्टेप में। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, वहाँ आप देख सकते हैं। जैसे महाऋषि, क्यों होगा महाऋषि? महर्षि का वहाँ पर 3 स्टेप के माध्यम से बताया गया है। अगला प्रश्न है यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यहाँ नहीं कहा जा रहा है। तो यण स्वर संधि पहचान करने का ट्रिक है, जहाँ य व और र के पहले, य व र के पहले कोई आधा अक्षर हो तो वहाँ यण स्वर संधि होता है। तो यहाँ देख रहे हैं य के पहले भ क्या है? आधा है। यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होगा अभी जोड़ आवेदन, य का ई हो जाएगा तो यहाँ अभी हो जाएगा। यहाँ समीक्षा, यहाँ देख रहे हैं व के पहले सा आधा है, लेकिन यह यण स्वर संधि नहीं है। यहाँ उसके ऊपर क्या है? ए कार देख रहे हैं, जहाँ ए ओ अर, ए है मध्य अक्षर में, जहाँ ए होता है वहाँ क्या होता है? गुण स्वर संधि होता है। जैसे महेश, सुरेश, दिनेश, तो समीक्षा का संधि विच्छेद होगा स्व जोड़ इच्छा होगा, स्व जोड़ इच्छा। अत्याचार में य के पहले त क्या है? आधा है, तो अति जोड़ आचार होगा। व के पहले स क्या है? आधा है, तो व का ऊ हो जाता है, तो सु जोड़ अल्प होगा। यहाँ पर सु जोड़ अल्प। अत्याचार का अति जोड़ आचार। तो सही उत्तर है यहाँ पर स्वेच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक कार है जो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। वह बहुत जोर से हंस रहा है, इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदल कर लिखिए। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद है, जिसमें विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। तो वह बहुत जोर से हंस रहा है, इसको रूपांतरित करना है विस्मयादि बोधक वाक्य में। तो यहाँ क्या होगा? विस्मयादि बोधक वाक्य पहचान करने का ट्रिक है, एक्सक्लेमेटरी साइन जहाँ होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, इस प्रकार जो चिन्ह होगा नीचे बिंदु होगा तो वह विस्मयादि बोधक होगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प में क्या? अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अरे वह बहुत जोर से हंस रहा है, ओह मेरा सर फटा जा रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये सारे विस्मयवाचक वाक्य के उदाहरण हैं।
इसके बाद यहाँ है वह बहुत ज़ोर से क्यों हंस रहा है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। वह बहुत ज़ोर से नहीं हंस रहा है, यह नकारात्मक वाक्य है। अरे वह बहुत ज़ोर से हंस, इसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन दे रहा है, यह वाक्य अशुद्ध है। अगला प्रश्न है राधा गृहिणी है, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को कहा जाता है, सब्जेक्ट को उद्देश्य कहा जाता है। तो यहाँ पर राधा क्या है, राधा सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। और इसके बाद है विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ राधा को छोड़कर क्या होगा, गृहिणी क्या हो जाएगा, या विधेय होगा। तो सही विकल्प है यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। उद्देश्य राधा है और विधेय क्या होगा, गृहिणी, गृहिणी है होगा। अगला प्रश्न है पड़ोसी का पुत्र विद्यालय में पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। उद्देश्य यानी जो सब्जेक्ट होता है वह उद्देश्य होता है। यहाँ पुत्र क्या, यह उद्देश्य है, सब्जेक्ट है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो पुत्र कर रहा है। और पड़ोसी का क्या हो गया, यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार है, तो पड़ोसी का पुत्र हो गया उद्देश्य। इसके बाद जो कुछ भी वाक्य में शेष बचता है वह विधेय होता है। यानी उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, विद्यालय में पढ़ता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है, तो विद्यालय में पढ़ता है विधेय होगा। तो सही विकल्प है पहला विकल्प सही होगा, पड़ोसी का पुत्र उद्देश्य है और विधेय होगा विद्यालय में पढ़ता है। अभी तुम बाहर जाओ, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, यानी यह कहा जा रहा है वाक्य के जो भेद होते हैं वह 2 स्तर के होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं, जिसमें सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य होता है। यह अर्थ के अनुसार पूछा जा रहा है। तो अभी तुम बाहर जाओ, यह क्या इसमें बोध हो रहा है, आज्ञा का बोध हो रहा है। तो सही उत्तर है आज्ञावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है कि छात्रावास का लिंग निर्णय करे। सही उत्तर है पुल्लिंग, छात्रावास पुल्लिंग है। आत्मा का लिंग निर्णय करे, आत्मा स्त्रीलिंग है। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। पद की प्रधानता के अनुसार समास के 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। और चौथा है बहुव्रीहि समास, जिसमें तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का भेद होता है द्विगु समास और कर्मधारय समास, क्योंकि उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है कर्मधारय समास में। और कहा जा रहा है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताया जा रहा है, यानी विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है। पहला प्रश्न में आपका यही था कि समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है, तो वह है कर्मधारय समास में। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम है। तो उत्तर पद किसमें प्रधान होता है, यानी दूसरा पद जो प्रधान होता है वह है तत्पुरुष समास में। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा। सही उत्तर है मुनियों में श्रेष्ठ, यानी यह अधिकरण तत्पुरुष है। में विभक्ति जो चिन्ह होता है वह अधिकरण का होता है। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। तो काली देख रहे हैं यहाँ रंग है, रंग जो होता है वह विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। मिर्च क्या है, यह संज्ञा है। जहाँ विशेषण और संज्ञा पद होता है यानी विशेषण विशेष संबंध होता है वह होता है कर्मधारय समास में। जैसे काला पानी, काली मिर्च, लाल टोपी, महात्मा, प्रधानाध्यापक, ये सारे आपके नीलगाय यह कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। नील कमल में कौन सा समास है। तो नील यहाँ विशेषण है, कमल क्या है, संज्ञा है। तो विशेषण संज्ञा संबंध जहाँ होता है वह होता है कर्मधारय समास में। मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। सही उत्तर है इच्छावाचक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य है। इसकी अन्य उदाहरण है आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपकी रक्षा करे, 9 वर्ष मंगलमय हो। ये सारे इच्छावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है तुम जाओ कुर्सी लाओ,
ये सारे आज्ञा जहाँ देने का भाव प्रकट होता है वह आज्ञावाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, इसी उदाहरण से समझते हैं कि मेहनत करना सफल। इसी उदाहरण से समझते हैं, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते। समय पर पानी बरसता तो धान की अच्छी खेती होती। तो मेहनत करना क्या है, सफलता का संकेत है। पानी बरसना धान की पैदावार होने का संकेत है। यह है संकेतवाचक वाक्य। हृदय का उद्गार जहाँ प्रकट होता है, हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रोत्साहन, ये सारे विस्मयादिबोधक वाक्य में होते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, आहा तुम आ गए, ओह मेरा सर फटा जा रहा है, यह विस्मयादिबोधक वाक्य के उदाहरण हैं। रमा पत्र लिख रही है, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद है। तो यहाँ रमा पत्र लिख रही है, यह विधानवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है, जहाँ संदेह प्रकट होता है, शायद आज वर्षा होगी। तुम कितने अच्छे लग रहे हो, इस वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर है आपको, अरे तुम कितने अच्छे लग रहे हो। यहाँ देखें एक्सक्लेमेटरी साइन है अरे के बाद, यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है। सही उत्तर है कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, शाखा मृग शब्द में कौन सा समास है। सही उत्तर है बहुव्रीहि समास है, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। शाखा यानी टहनी, मृग यानी हिरण। तो यहाँ पर न पहला पद प्रधान है, न दूसरा पद या तीसरा पद प्रधान है। इसका विग्रह होगा शाखा का मृग है जो, कौन होगा, यानी अर्थात बंदर। दल का लिंग निर्णय करे। सही उत्तर है पुल्लिंग है दल। अगला प्रश्न है, मृग छौना शब्द में किस समास का उदाहरण है। सही उत्तर है संबंध तत्पुरुष है। इसका विग्रह होगा मृग का छौना। मृग का छौना का अर्थ होता है शावक यानी बच्चा, मृग का बच्चा। तो संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, दोनों पदों के बीच में विग्रह करते हैं तो का के की विभक्ति चिन्ह आ जाता है। जैसे गंगा तट, गंगा का तट, पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। नास्तिक में कौन सा समास है। नास्तिक में नैया समास है। नैया समास ये तत्पुरुष समास का एक भेद है। नैया तत्पुरुष, जिसमें पहला पद क्या होता है, नकारात्मक होता है। नास्तिक का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, न आस्तिक। न आस्तिक। तो यहाँ देख रहे हैं पहला पद क्या हो गया, न हो गया। इसी प्रकार अशांति, न शांति, अधर्म, न धर्म, अनंत, न अंत, अनचाहा, न चाहा, ये सारे नैया समास के उदाहरण हैं। वह रांची गया होगा, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है। तो यहाँ वह रांची गया होगा या नहीं भी गया होगा, यह संदेहवाचक वाक्य है। फसल को पानी मिलेगा तो उपज अच्छी होगी, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। सही उत्तर है संकेतवाचक वाक्य है, यानी को पानी मिलना संकेत दे रहा है उपज का अच्छा होना, यह संकेतवाचक वाक्य है। ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद होता है। सही उत्तर है विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। अंतिम प्रश्न है, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है। सही उत्तर है विधानवाचक वाक्य है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।